क्या बिना कोचिंग की यूपीएससी क्रैक हो सकती है? 200%। पढ़ाई का सिर्फ माहौल चाहिए। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, आप कुछ नहीं करने वाले हो। किसी के पढ़ाने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ही आईएएस बना देगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या बिना कोचिंग की यूपीएससी क्रैक हो सकती है? 200%। मैं आज भी बोलता हूँ कि पढ़ाई का सिर्फ माहौल चाहिए आपको। माहौल को मैं बहुत वरीयता देता हूँ। बिना माहौल के काम नहीं होता। आप कोई बच्चा मेरे से ये पूछे कि मैं दिल्ली जाके पढ़ सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा दिल्ली निकल जाओ। क्योंकि जब आप एक माहौल में रहते हो ना, तो आसपास जो लोग होते हैं ना, आप उनको देखते हो। आप देखते हो तो आप असेस करते हो अपने आप को। जैसे मानो कि अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते हो तो आप क्या होता है, एक इंसान को देखते हो कि यार मेरे ज़्यादा वजन उठा रहा है। आप मोटिवेट होते हो यार कि नहीं, मेरे को भी अच्छी मसल बनानी, थोड़ा वजन ज़्यादा उठाऊंगा मैं भी। उसी तरह जब एक बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा होता है ना, तो आप उसको देख के थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हो। आप इंस्पिरेशन लेते हो कि नहीं यार, वो अच्छा कर रहा है, मुझे भी करना है, उसकी प्रिपरेशन इतनी हो गई है, मुझे भी करनी है। तो वो एक माहौल जो है ना, आपको कम्पिटिटिवनेस देता है, आपको प्रेरित करता है कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस आपको बहुत चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना कर लिया हूँ। क्योंकि ऑनलाइन भी आजकल सिस्टम चल रहा है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस तब भी आपको चाहिए। तो उस कंडीशन से कहीं बेहतर है कि आप जो है, अगर आपको माहौल मिल रहा है तो आप माहौल में जाइए। अब रही बात कोचिंग करने की या नहीं करने की, तो कोचिंग का अगर ज्ञान आपको हो गया, आजकल तो ऑनलाइन भी है, और आप सेल्फ अवेयर हो गए हो, तो कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग करने की। मेरा तो सेल्फ अवेयरनेस ही था। मैं तो कोचिंग नाम के लिए गया था, दे के समझ गया कि भाई यहाँ पे आने का मतलब है कि फंसना। तो मैं तो निकल गया। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोचिंग ही आईएएस बना देगा, बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग तो आपको कहते हैं ना, जैसे पानी होता है ना, पानी में आप तैरने जाते हो ना, तो पानी तैरने में सहायक होता है। अब पानी ही आपको तैरा देगा, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। वैसी कोचिंग है। तो जो बच्चा 9th-10th में पढ़ रहा हो, उसका सपना हो यूपीएससी क्रैक करने का, उसे क्या एडवाइस दोगे आप? उसे अभी है कि अभी 9-10 पे चलो फोकस। 11th-12th का मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा लेते हैं। बड़ा 11वीं-12वीं का कोई बच्चा है जिसे यूपीएससी क्रैक करना है, समझदार हो गया है वो, सपने बड़े। अब उसे 11वीं-12वीं से क्या करना चाहिए ताकि उसकी कहानी आगे ईज़ी हो जाए? बहुत सिंपल है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास जो 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी है, हुँ, आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्योंकि उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, वही बेसिक है, बुनियाद है। हुँ, इसके अलावा जो आपने पीछे 6, 7, 8 पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ें। और आने वाले जो आपके 3 साल ग्रेजुएशन के होंगे, यूपीएससी में 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब आपने अगर एनसीईआरटी कर ली है, इनके नोट्स बना लिए हैं, तो थोड़े-थोड़े एक-एक एडवांस किताबें लेके आप पढ़ना शुरू करें। बहुत सिंपल है, हो जाएगा। बहुत मेहनत नहीं करनी है। बस एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। सिविल सर्वेंट जो होते हैं आमतौर पर उनको लेके एक धारणा होती है कि वो मोटे से होते हैं, हैवी तोंद होती है। एक धारणा होती है हमारे दिमाग में कि सही धारणा है, सिविल सही धारणा सर्वेंट है। ऐसे होते हैं। हम आपके फोटोज वीडियोस देख रहे थे, आप पैक्स वैक्स बनाए थे और अभी भी शायद है अंदर टी-शर्ट के है। बिल्कुल, बिल्कुल है। आप देखना चाहते हाँ, हैं? हम देखना चाहते हैं। ऐसे बैठे-बैठे दिखाऊँ? बैठे-बैठे दिखा सकते हैं। थोड़ा अश्लीलियत हो जाएगी बट चलेगा। कुछ हाँ, दिख रहे? थोड़े-थोड़े। खड़े होने पे पूरे दिख जाएँगे हाँ, बस। तो ये सवाल इसलिए पूछा कि फिट इंडिया मूवमेंट, हाँ जी। उसमें आप पहले सिविल सेवक ब्रांड एम्बेसडर रहे। हुँ। आपसे पहले कोई नहीं था, नहीं, कोई सिविल सर्वेंट से एथलीट थे। एथलीट होते हाँ, थे। नॉन एथलीट मैं पहला हूँ। तो लेकिन मैं अपने आप को एथलीट ही मानता हूँ, सिविल सर्वेंट होते हुए भी। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि जो एथलीट्स आमतौर पर जाते हैं फिट इंडिया मूवमेंट में, उनके लिए इंस्पिरेशन होती है, उनका रोजमर्रा का हिस्सा वो है। फिर मैंने कहा कि सरकारी अधिकारी मतलब मोटा तगड़ा घूस खाने वाला हुष्ट पुष्ट गलत इंसान। गलत परिभाषा है। देखिए, एक बहुत पर्सन। सारे सरकारी अधिकारी बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ़ हम्म, घूसखोरी से उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए। एक आम आई धारणा डिसएग्री कंप्लीटली। आम धारणा हो सकती है, लेकिन स्टीरियोटाइप में तो यही आता है ना कि वो मोटा है, हेल्दी ये है। ठीक है, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन घूसखोरी वो एक्सेप्ट नहीं है सर। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में घूस नहीं चलता। बहुत लोग बहुत मेहनती हैं, मैं यही कहूँगा शुभांकर भाई। रात दिन मेहनत करते हैं डिपार्टमेंट के लिए। नहीं, मैं मान रहा हूँ अच्छे लोग की इस देश में कमी नहीं, तभी शायद देश बचा देश हुआ है। अदरवाइज देश चौपट हुआ था। अच्छे लोगों ने ही बचा रखा है। बिल्कुल। और वो जो अच्छे लोग हैं उनको हम सब सैल्यूट करते हैं, हालांकि वो उंगलियों पर गिनने वाले हैं। एक ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है और उनको भी परेशान किया जाता है। उनके पीछे भी लोग पड़े आते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने रहे हैं। बट थोड़ा इसके बारे में बताओ ना, फिट इंडिया मूवमेंट ये कहाँ से आपके लिए आ गया लाइफ में? देखिए, मेरा क्या है कि अगर इसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा मुझे अपनी जर्नी में। ईयर 2012 जब मैंने फील्ड पोस्टिंग पे आया, तो मेरे को क्या है कि सब चीज़ ईजी लगने लग गया। आप एक लड़के को जो 24-25 साल का है, आप फील्ड में जा रहा है यंग सा, और विशाखापत्तनम मेरी पहली पोस्टिंग हो गई।
तो वहाँ पे बहुत अच्छा जो है खाना पीना, सी फूड वगैरह सब बहुत बढ़िया। और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था, तो उस समय मैं मेरे ख्याल से 86 केजी का हुआ और 86 से 107 पहुँच गया था, 107 किलो। तो उस दरमियान में थोड़ी-सी ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लिगामेंट में इंजरी हुई। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा अगर इसी तरह तुम्हारी ग्रोथ चलती रही हेल्थ में, तो तुम जो है ना बहुत जल्दी जो है मतलब घुटने-वुटने ख़राब हो जाएँगे तुम्हारे जो हालात हैं। वज़न-वज़न कम करो, थोड़ा बढ़िया सा फ़िटनेस-विटनेस सही करो। मैं क्या क्रिकेट खेलने का पूरा शौकीन, वहाँ पे भी जो है जितनी भी नेवी की टीम थी, पुलिस की टीम थी, सबके साथ मैच खेलता था और मेरे ये इंजरी हो गई तो मैं बहुत सेटबैक में चला गया कि अब क्या करेंगे। और जो कहते हैं ना डिप्रेशन का आपने नाम लिया था, उस फेज़ वाली फीलिंग्स सी मुझे भी आने लगी कि यार डॉक्टर बोला तुम सीढ़ी नहीं चल सकते, अब 15 मिनट में चल नहीं सकता, मेरे घुटने में दर्द होने लग जाए, सूजन आ जाए। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसे, मेरे को वापस वज़न जो भी है करना है कैसे भी करके। और उस चीज़ को जब मैं रियलाइज़ किया तो मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया, एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया और अपनी सैलरी का 40% मैं इन लोगों पे खर्च कर रहा था उस समय, कि एट लीस्ट जो है ना मेरे को कम करो, मेरा वज़न कम करो, मेरे को फिट करो, जो भी करना है जैसे करना है। और उसमें फिर मैंने पूरे इकोसिस्टम को समझा, भाई वज़न कैसे कम होना, अपने से करेंगे तो नहीं होना, लेकिन जो लोगों को ज्ञान है, जिनको समझ है, अगर वो कराएँगे जल्दी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का चला ये पूरा कोर्स, मेरा वज़न भी कम हो गया और मेरी घुटने के दर्द भी काफ़ी रिलैक्स हो गया। और बाद में मेरे को फ़िटनेस का तब महत्व समझ में आया कि फ़िटनेस क्या चीज़ है। उसमें विराट कोहली साहब नए-नए फ़िटनेस की तरफ बहुत उनका रुझान बढ़ रहा था और एकदम, तो मुझे लगा नहीं यार फिट तो रहना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। और हेल्थ के ऊपर तब मेरा फ़ोकस जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया और मैंने इवन पढ़ाई भी कर ली। जब मैं अपने न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देता था, तब दुखते थे कि यार हार्ड अर्न मेरी मनी है, मैं इसको दे रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद पढ़ लूँ, सीख लूँ कि भाई न्यूट्रिशन का ज्ञान क्या है, ये फैट, कार्ब और प्रोटीन और मिनरल, विटामिन्स क्या चक्कर है, खुद ही कर लेता हूँ। मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन से जो है खुद कोर्स कर लिया, बॉडी लाइन अकेडमी है वहाँ से। उसी तरह मैंने फिर अपने पर्सनल फिटनेस का भी कोर्स कर लिया कि भाई ये भी मैं सीख लूँ, बॉडी की एनाटॉमी क्या है, कौन मसल कहाँ पे है, कैसे ट्रेंड होती है, खुद जान लूँ। किसके भरोसे कब तक रहेंगे। तो ये चीज़ों का ज्ञान मैंने ले लिया। उसके बाद जो है मैं जब ज्ञान हो गया ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं थोड़ा एक्टिव हुआ। मैंने कहा जो जर्नी मैंने की है, मतलब 107 किलो से 86 किलो, अब मैं लोगों को बताऊँगा कि भाई आप भी कर सकते हो, ऐसे, ऐसे, ऐसे। उसमें कुछ मन आता था मैं यूट्यूब पे बना के डाल देता था ताकि लोग इंस्पायर हों, थोड़े 2 लोग भी देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कुछ तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे वीडियो हो गए। मतलब रेगुलर मैं करता था। अभी आजकल क्या करता हूँ, जैसे कुछ वर्कआउट किया, अपना एक सेल्फी ले ली या एक कुछ सेकंड का जो है ज्ञान दे दिया, इंस्टा पे डाल दिया। आज मेरे 4 साढ़े 400 वीडियो पड़े हैं। रेगुलर मतलब डेली कुछ न कुछ डालता रहता हूँ। तो जब वापस आया दिल्ली में, तो मेरे को लगा कि नहीं यार अपने को ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चलना चाहिए, अपना मन स्पोर्ट्स में लगता है। मतलब जीएसटी-वीएसटी हो गया था, थोड़ा-सा कर लिया था, तो मुझे लगा कि यार कुछ स्पोर्ट्स में चलते हैं। जब स्पोर्ट्स में गया, तो वहाँ पे लगा कि भाई अभी वैकेंसी नहीं है और आपने ऐसे क्या तीर मारे हैं कि आपको मैं इस मिनिस्ट्री में डिप्यूटेशन पे ले लूँ, सीनियर ऑफिसर्स ने बोला। तो मैंने अपना सोशल मीडिया थोड़ी फिजिक-विजिक दिखाई, तो बोले बात तो सही है, आप एक काम करो, आपको हम एम्बेसडर बना देते हैं। आप और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्पोर्ट्स में। तो मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है, अगर हमारा डिपार्टमेंट नहीं लेंगे। आप वैकेंसी नहीं है अभी, आप एम्बेसडर बन जाओ। मैंने भी बोला यार ये तो मैं सोचा नहीं था एम्बेसडर ही बनते कुछ होता है। बोले इससे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो एम्बेसडर बना दिया गया। जब एम्बेसडर बने तो फिर और दायित्व जिम्मेदारी आ गई कि भाई आपने अब इसको बताना है, लोगों को समझाना है उनकी लाइफस्टाइल में कैसे फिटनेस को लेके आएँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और उसके बाद आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग इट, कि जिस फोरम पे जहाँ मौका मिल रहा है, लोग बुला रहे हैं, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोग्राम हो, एज एम्बेसडर मैं जा रहा हूँ। फिटनेस का रोल क्या है आपकी लाइफ में, उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है एज एम्बेसडर की। मैंने एक उसमें पढ़ा स्टेरॉइड फ्री इंडिया कैंपेन, हम्म। ये क्यों चलाया गया? देखिए स्टेरॉइड के बारे में अगर आप देखें तो स्टेरॉइड दो तरह की होती है। एक होती है जो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, एक होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक का मतलब जो बिल्डअप करे, आपका ऐसा स्टेरॉइड जो आपके मसल को बिल्ड कर दे। बट एन हमारे यहाँ जिम में 70% लोग शायद स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं। जिनकी हैवी बॉडी, उनको तो लोग कहते हैं कि इन्होंने स्टेरॉइड लिया है। सही बात है। और अभी आप देखेंगे ड्वेन जॉनसन, एक जो बहुत रॉक और बहुत सारे लोगों को अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे तो कभी बहुत बड़े फ्रेम में होते थे।
फिर अचानक से छोटे फ्रेम अभी में तो बहुत पतला हो गया। हाँ, अ, रॉक बहुत पतले हो गए हैं अभी। हाँ, रॉक और ड्वेन जॉनसन शायद उनका असली हाँ, नाम हाँ, है। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो आप देखेंगे बहुत बड़े फ्रेम में होते थे, अचानक से छोटे। रॉनी कॉलमैन को आप देखिए, जो विदेश में बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते थे, अभी देखिए कैसे हो गए। मैं जो स्टेरॉयड है ना, जब मैं देखा कि भाई जैसे वाडा है, वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसी के तर्ज पे अपने यहाँ जो है नाडा बनाई गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन लोगों का काम क्या है कि जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे जितनी भी डोपिंग है, मतलब जो स्टेरॉयड का मिसयूज हो रहा है, उसको रोका जाए। इनकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन एज ए स्पोर्ट्स तो ठीक है कि आप कोई खेल जा रहे हैं, आप जाके यूरिन टेस्ट ले रहे हैं, आप ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, आप बता सकते हैं कि भाई आपने स्टेरॉयड लिया नहीं लिया। कई बार आप देखते भी हैं कि लोगों के मेडल वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए।